तो पहले मैं आपको थोड़ी उसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आर्टिकल और ऐसे में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा उसमें समझ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक समझने का है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि पहले जो यूपी बोर्ड में बेटा ऐसे आता था और अब आर्टिकल आता है। तो कोई पूछ सकता है कि ऐसे क्या है, आर्टिकल क्या है। दोनों एक जैसे ही मालूम पड़ते हैं, सेम ही मार्क्स के आते हैं। तो कुछ इसमें डिफरेंस हैं, कुछ भिन्नताएं हैं, उनको आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ऐसे, और मैंने यहां लिख लिया आपका आर्टिकल। ऐसे आर्टिकल, इस माने निबंध होता है, और इस माने होता है बेटा लेख। ठीक। अब बात आती है कि ऐसे। ऐसे बेटा जब आपने छोटी क्लास में होंगे, जब आपने पढ़ा होगा और आपके जो टीचर हैं आपसे कहते होंगे चलो निबंध लिख के दिखाओ, तो आप कहते होंगे सर किस पे लिखना है, कि चलो तुम गाय पर निबंध लिख के दिखाओ। तो आप लिखते होंगे कि गाय के बारे में लिखते होंगे कि गाय एक हमारी पालतू जानवर है, इसके 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं। इस तरह से आप उसको लिखते होंगे। तो ये क्या है, ये बेटा मूर्त बात होती है। कैसी होती है? मूर्त। यानी कि जो चीज हमको दिख रही है उसके बारे में हम लिख रहे हैं, और बहुत सारी अमूर्त बातें भी होती हैं इसमें। जैसे किसी के बारे में वर्णन करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखिए, महात्मा गांधी के बारे में लिखिए, किसी नेता के बारे में, तो मूर्त बातें हो गई। मूर्त बातें, कोई समस्या ले ली कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में लिखिए। तो पहली जो बात होती है बेटा इसमें शब्दों की होती है। कौन सी बात होती है? शब्दों की। इसमें आपका 150 से 200 या फिर 300 तक के शब्द इसमें आते हैं लिखने के लिए। और आर्टिकल में क्या होता है बेटा, 80 से 100 शब्द का आर्टिकल लिखा जाता है। आजकल आप अखबारों में देख रहे होंगे क्या आता है बेटा, लेख। तो ये बात हो गई शब्दों की। इसमें क्या होता है बेटा, ये समकालीन होता है। क्या होता है? समकालीन। समकालीन, जैसे कि कोई चीज समय के हिसाब से चल रही है। इस समय क्या चल रहा है, जैसे कि जब जीएसटी का क्रेज आया था तो जीएसटी के बारे में लेख लिखिए। यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रही थी, तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बारे में बताइए। इस समय इलेक्शन का ट्रेंड चल रहा है, नगर निगम के इलेक्शन होने वाले हैं, तो कह सकते हैं कि इलेक्शन के बारे में लेख लिखिए। यानी जो चीज माहौल में चल रही होती है, जो चीज माहौल में चल रही होती है, जिसे कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। इसमें बेटा 2 चीज पाई जाती हैं आपकी। एक तो इसमें तथ्य होते हैं, आपके तथ्य ज्यादा होंगे। यानी इसमें क्या होगा, मूर्त, यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में सब कुछ घूमता रहेगा। इसमें आपके तथ्य ज्यादा होंगे, बातें ज्यादा होंगी, विचार ज्यादा होंगे, इसमें आपके आंकड़े ज्यादा होंगे, इसमें आपके। और जो वर्तमान में जो बातें चल रही हैं वो चीज इसमें बेटा होती है। यानी समय के हिसाब से जो चीज चल रही है उसको कहते हैं बेटा लेख। क्या कहते हैं? लेख। समकालीन, जिसमें तथ्य ज्यादा हो, ऑब्जेक्टिव बातें हैं। कोई बात चल रही है माहौल में, उसी बात को पकड़ ले, उसी के ऊपर लिख दीजिए। महंगाई बहुत बढ़ रही है तो महंगाई के ऊपर लेख लिखिए। लड़ाई बहुत हो रही है तो आतंकवाद के ऊपर लेख लिखिए। इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन के ऊपर लिखिए। कोरोना आ गया तो कोरोना के ऊपर लेख लिखिए। तो बात समझे कि जो चीज ट्रेंड में चल रही है, जो चीज समय के हिसाब से चल रही है, उसको कहते हैं बेटा लेख। और ज्यादातर ये चीजें आपको डेली अखबार में मिलती होंगी, ऊपर लिखा होगा लेख, नीचे लिखा होगा। किसानों की कोई समस्या आ गई, उसके ऊपर लेख लिखिए। तो बात समझ गए होंगे कि लेख क्या होता है और ऐसे क्या होता है। ऐसे में क्या होती है बेटा, समस्याएं आती हैं,
समस्याओं को विस्तार रूप से लिखा जाता है। कहीं घूमने जाना है उसके बारे में लिखिए। तो मेरी बात समझ गए होंगे कि लेख और आपका जो निबंध है उसमें क्या अंतर है। तो मैंने यही चीज आपको बताई। कोई आपसे पूछता है तो आप कह सकते हैं कि जो समकालीन बातें होती हैं, जो समय के हिसाब से चल रही होती हैं, उसको हम लेख कहते हैं, उसको हम आर्टिकल कहते हैं। और जो चीज पहले घट चुकी है, या किसी व्यक्ति के बारे में लिखना है, या किसी समस्या के बारे में विस्तार से लिखना है, वो चीज हमारी निबंध में आती है, ऐसे में आती है। तो बेटा एक बार मुझे बता दीजिए कि यहां तक क्लियर है जो मैंने बातें बताई हैं आपको। कभी भी कोई पूछ सकता है और आप उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। चलिए बेटा एक बार मुझे बता दीजिए कि ऐसे और जो बातें आपकी थी आर्टिकल की, देखो इसमें चरित्र को लिया जाता है। कहते महात्मा गांधी के चरित्र के बारे में बताइए। और इसमें समस्या मैंने बताई दी आपकी। और कल्पना, कभी की कल्पना का वर्णन किया था, कभी कोई बात सोच रहा है, तो वो चीज किसमें आती है बेटा? तभी इसमें आती हैं। और ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जिसे कभी भी लिखा जा सकता है, कभी भी लिख लीजिए। लेकिन लेख कोई जब बात समय के हिसाब से चल रही होगी उसी चीज को दिखाया जाता है। प्रदूषण का माहौल चल रहा है इस समय, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण के ऊपर लेख लिखिए। कोई बीमारी फैल रही है उसके ऊपर लेख लिखिए। कुछ समय पहले बेटा यूक्रेन और आपका रसिया में युद्ध चल रहा था तो उसके ऊपर लेख लिखिए। आतंकवाद, कहीं लड़ाई हो गई, धमाके गिरा दिए कहीं आतंकवादियों ने, तो आतंकवाद के ऊपर लेख लिख लिया। तो मेरी बात समझ गए होंगे कि लेख क्या होता है और ऐसे क्या होता है। लेकिन बेटा लेख कौन लिखता है? लेखक ही लिखते हैं इसको। लेकिन कुछ लेख ऐसे होते हैं कि उनमें छांटना मुश्किल हो जाता है कि हम इसे लेख कहें या फिर हम इसको ऐसे कहें। तो उसको छांटने का एक ही तरीका है कि लेख जो होता है वो कम से कम शब्दों में लिखा जाता है, और निबंध जो ऐसे होता है वो ज्यादा से ज्यादा शब्दों में लिखा जाता है। लेख का मतलब ये होता है कि समस्या भी पूरी बता दी जाए, पूरी बात बता दी जाए, और कम से कम वर्डों का प्रयोग किया जाए। और निबंध में होता है समस्या पूरी बताई जाए और ज्यादा से ज्यादा वर्डों में बताई जाए। बताएंगे कि एक आर्टिकल आपको लिखना है तो एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, एक अच्छा लेख कैसे लिखते हैं, तो उन बातों को थोड़ा समझ लीजिए। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपका आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा जाएगा। और हो सकता है कि उसमें आपको 10 तो बेटा मिलेंगे नहीं, लेकिन 9 या 8 आपको जरूर मिल जाएंगे। क्योंकि जो बड़े बड़े मार्क्स के टॉपिक होते हैं बेटा उन पर मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि इंग्लिश में कभी 100 नहीं होता है। हाँ, आप 100 करके भी आओगे तब भी बेटा आपको 100 नहीं मिलेगा। आपको 90 से लेकर और आपका 95 या 96 तक मार्क्स बच्चों के आ जाते हैं। इसमें 100 कभी नहीं आते हैं। रीजन, क्योंकि जो बड़े बड़े टॉपिक हैं आपके, जैसे कि आर्टिकल मान लीजिए, 1 नंबर इसमें भी लेस हो जाएगा। लेटर है बेटा, बिल्कुल एज ए इट जैसा आपको बुक में दिया वैसा भी लिख दोगे तो भी उसमें आपका 1 या 2 नंबर लेस हो जाएगा। इसके बाद जो पहला टॉपिक है आपका आंसर पैसेज, उसमें भी 1-2 नंबर लेस हो जाएगा। तो जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए तो उनमें 1-1 लेस हो जाएगा। तो क्या है, इस तरह से आपके 5 या 6 नंबर लेस हो जाते हैं, जिससे आपके 95 तक नंबर आ जाते हैं। तो मेरी बात समझ गए होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश में आपके 100 के नहीं आए। मैथ में, हाँ, मैथ में 100 आ सकते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है यदि सही होता है तो पूरे मार्क्स दिए जाते हैं उसमें। और ग्रामर में बेटा आपका 1 भी नंबर कटता नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपका सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जितने नंबर के होते हैं पूरे पूरे नंबर मिलेंगे उसमें आपको। जो नंबर कटने का वो क्या है, केवल आपका जो लिटरेचर का टॉपिक है उसमें ही आपके 2-4 नंबर लेस होते हैं और कहीं नहीं होते। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। इसीलिए आप कोशिश करें कि 90+ आके रहें आपके। तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे, इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा आर्टिकल लिख सकें। तो लिखा हुआ है हेडिंग में, इंग्लिश में अच्छा आर्टिकल कैसे लिखें।
तो मेरी बात समझ गए होंगे कैसे लिखते हैं आर्टिकल को। देख लीजिए बेटा, सबसे पहले जिस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है उसकी आउटलाइन या रूपरेखा तैयार कर लें, यानी उसकी हेडिंग तैयार कर लें। हेडिंग नहीं तो उसके बिंदु तैयार कर लें कि हमको ये बातें बतानी हैं। जैसे कि मान ले हमने पॉल्यूशन का वो ले लिया, प्रदूषण का ले लिया, तो प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण कौन कौन सा होता है, प्रदूषण को हम कैसे बच सकते हैं इससे। तो ये बातें हमारे माइंड में होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। दूसरी बात है बेटा, इसमें आर्टिकल को जितना हो सके अपनी भाषा में लिखें, यानी जो वर्ड यूज करें वो सिंपल वर्ड यूज करें, क्योंकि जब भी एग्जामिनर उसे चेक करे तो उसकी समझ में आसानी से आ जाए। आपने कुछ ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज कर दिए और एग्जामिनर की समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, वो उसको सही भी कर सकता है, उसको काट भी सकता है। तो मेरी बात समझ गए होंगे, यानी कि ज़्यादा हार्ड वर्डों का प्रयोग ना करें ताकि एग्जामिनर की समझ में आसानी से आ सके। अच्छा जी, आगे आर्टिकल लिखते समय काट पीट बिल्कुल ना करें। बेटा इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि काट पीट से अगर आपने बीच में थोड़ी काट पीट कर दी है तो 2 नंबर अपने ऑटोमेटिकली लेस मान लीजिए, उसमें 1 या 2 नंबर ऑटोमेटिकली आपका लेस हो गया। किसका? काट पीट का। मेरी बात समझ गए होंगे। यदि आपने उसमें काट पीट किया है थोड़ा सा तो आपका 1 नंबर तो पक्का घट गया। अब सही और गलत का भी 1 नंबर घट सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो काट पीट ना करें और स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें। स्पेलिंग गलत ना होने दें, अगर गलत हो जाता तो कोई बात नहीं, वो तो फिर तो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये रहे कि स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी जाए, क्योंकि स्पेलिंग का इंटरमीडिएट में बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बता दूं, हाई स्कूल तक तो अगर स्पेलिंग आपकी कोई गलत भी है तो भी एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देता है, चलो कोई बात नहीं, इंटर में आके सही कर लेगा अपनी इस बात को सोचकर। लेकिन अगर इंटरमीडिएट में भी रॉन्ग होती है तो फिर कब सही करेगा उसको, आगे जाके सही नहीं कर पाएगा। फिर वो आगे जाके तो इतना सिलेबस होगा कि उसे पढ़ेगा याद करेगा, यानी पढ़ाना सीखेगा कि पढ़ेगा। तो बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आर्टिकल लिखते समय माइंड को स्थिर रखें, यानी अपना दिमाग है वो स्थिर रखें। यानी जब आर्टिकल रखें तो अपने दिमाग को सभी तरफ से हटा दें। ये ना सोचें कि अभी मुझको अनसीन पैसेज करना है, अभी शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग भी करना है। माइंड में इन चीज़ों को ना रखें, पहले आर्टिकल लिख लें अच्छी तरह से, उसके बाद फिर कुछ सोचें, ठीक। और उस टॉपिक पर फोकस करें जिस पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, और उस टॉपिक पर ध्यान दें। उस टॉपिक पर ध्यान दें जैसे आप लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंस सोचें उसके बारे में, ताकि अच्छी तरह से आप उसको लिख सकें। तो बेटा इन बातों को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आवश्यकता पड़ने पर फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके आर्टिकल में 4 चांद लग जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपने उसमें ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया है तो एग्जामिनर बहुत अच्छा मानता है, उस चीज़ को अच्छा माना जाता है और ये समझा जाता है कि बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी बुद्धिमान है, उसने फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स का प्रयोग किया है, इस वजह से बच्चा वाकई में ही बुद्धिमान है। जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हों उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अब आपको एग्जाम में एक आर्टिकल तो दिया नहीं होगा कि आपको अब तो यही लिखना है, 2-3 आर्टिकल दिए होंगे और उसमें आप 3 होंगे कम से कम, उसमें आप थिंक करोगे कि इसको मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ, भले ही आपकी 1 मिनट उसमें ख़राब हो जाए, लेकिन उस आर्टिकल को लिखोगे जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो। ऐसा नहीं कि इजी तो है लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो लिखना बेकार है उसको। तो उस आर्टिकल को लिखोगे जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी है, ठीक। चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो ये थे बेटा, अभी आपको हमने बताए थे, ये थी जो बातें जिनके माध्यम से आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक। चलिए बीच बीच में बेटा वीडियो को लाइक या शेयर करते रहें। अच्छा, इसके बाद आगे बेटा, ये गलती से 2022 छप गया है, इस पर कर लीजिए 2023। इंपोर्टेंट आर्टिकल फॉर बोर्ड एग्जाम 2023, यानी 2023 में आपको इनमें से बेटा एक आर्टिकल जरूर देखने को मिल जाएगा। आपको इनको तैयार करना है बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से। और एक तो हम आज डिस्कस करेंगे ही, और काफ़ी हम आपको पहले भी करा चुके हैं। टेररिज्म हो गया, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन हो गया, करप्शन हो गया, आपका कंप्यूटर एंड एजुकेशन है, इसके बाद है
माय फेवरेट ऑथर हो गया। इसके बाद इसरो इट्स अचीवमेंट, इज साइंस इज ब्लेसिंग और कर्स, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, प्राइस राइज, कोरोना वायरस। तो बेटा ये 10 आर्टिकल इस पर दिए हुए हैं। मैं गारंटी देता हूं कि इनमें से आपको एक आर्टिकल 100% मिल जाएगा। मिलने को तो 2 भी मिल सकते हैं, बट एग्जाम में बेटा आपको एक ही लिखना है। तो इसी में से बेटा हम आपको कॉपी करा चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अच्छा आर्टिकल, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल मैंने क्या बताया था, आर्टिकल आने का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है, जो माहौल में चल रही है, जो समय के हिसाब से चल रही है, वो आर्टिकल आपके सामने आते हैं। तो अभी कई घटनाएं आपके सामने चल रही हैं, जैसे कि प्राइस राइज है बेटा, यानी कि कीमत बढ़ना, बहुत कीमत बढ़ रही है, आपने देखा होगा। चलो हमारे यहाँ इतनी नहीं बढ़ रही है और दूसरे कंट्रियों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान के बारे में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए कितनी बढ़ रही है प्राइस राइज। तो उस चीज़ को दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद कोरोना है वायरस, दोबारा से आ रहा है, आपने सुना होगा। चीन का माहौल आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, पहले चाइना फर्स्ट पर था, अब इंडिया फर्स्ट पर आ गया है। तो ये हमने वही आर्टिकल लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की ये समस्याएं आपके सामने हैं। और साइंस का क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है। साइंस का क्वेश्चन बेटा कैसे भी आ सकता है, तो इसको याद करें, ये भी आ सकता है एग्जाम में। और इसरो, ये पहले पुरानी घटना है, तो पुरानी घटना को ताज़ा कर सकते हैं। इसके बाद माय फेवरेट ऑथर, तो किसी ऑथर के बारे में आपसे आर्टिकल लिखवा सकता है। कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कंप्यूटर तो काफ़ी दिन से चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे, हमने कोई ऐसा आर्टिकल नहीं लिया है जो एग्जाम में ना आ सके। करप्शन, भ्रष्टाचार सभी जानते हैं क्या होता है। एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण सभी जानते हैं क्या होता है। तो ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट बेटा आर्टिकल हैं, इनको आपको अच्छी तरह तैयार करना है। आगे टेररिज्म, आतंकवाद, सभी जानते हैं क्या होता है आतंकवाद बेटा, बताने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। और हमने बताया था आज एक आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं बेटा उस आर्टिकल की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे हिसाब से हो सकता है कि सन 2023 में बेटा वो आपको देखने को मिल जाए। तो बढ़िया तरह से याद करना है, अच्छी तरह से याद करना है। चलिए, तो ये आ चुका है बेटा आपके सामने, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। प्रॉब्लम में समस्या होती है, ऑफ में काकी के, पॉल्यूशन में क्या होती है? प्रदूषण, यानी प्रदूषण की समस्या। क्या है बेटा? प्रदूषण की समस्या। देखो कब आया था? 2019 में आया था। इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन 19 में आ गया। फिर पॉल्यूशन इज ए थ्रेट टू मैनकाइंड, पॉल्यूशन, प्रदूषण, इज माने है, ए थ्रेट माने क्या है? खतरा है, टू द मैनकाइंड, मानव जाति के लिए, यानी मानव जाति के लिए खतरा, यानी प्रदूषण मानव जाति के लिए क्या है? एक खतरा है। सिंपल सी बात है, जब प्रदूषण हो जाएगा तो हमको जो वायु मिलेगी अशुद्ध मिलेगी, खाना मिलेगा अशुद्ध मिलेगा, सब कुछ क्या मिलेगा बेटा? दूषित मिलेगा, सब कुछ पॉल्यूटेड मिलेगा ना। तो क्या होगा? सब कुछ मिलेगा तो क्या होगा? कब आया था? 2010 में आया था बेटा। पॉल्यूशन इन इंडिया कब आया था? 14 में आया था। पॉल्यूशन कब आया था? 15 में आया था। वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे? द अर्थ शुड बी प्रोटेक्टेड, बचाना चाहिए, यानी पृथ्वी को हमको बचाना चाहिए। फ्रॉम पॉल्यूटेड, किससे? प्रदूषित होने से। तो हमें पृथ्वी को दूषित होने से क्यों और कैसे बचाना चाहिए। कब आया था बेटा? 16 में आया था। इसके बाद क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, कब आया था बेटा? 17 में आया था। और क्या है? पॉल्यूशन इन सिटी, शहरों में प्रदूषण, 19 में आया था देखो। और एयर पॉल्यूशन कब आया था बेटा आपका? ये भी 19 में आया था। तो बताओ कितनी बार आया है? इसलिए हो सकता है कि बेटा सन 2023 में भी आपको ये देखने को मिल जाए, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। तो मेरी बात समझ गए होंगे। चलो देखते हैं इसको और समझते हैं ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक। 2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, मैं गारंटी देता हूं कि आपको याद हो जाएगा। चलिए बेटा देखो आ चुका है आपके सामने।
तो हमने क्या बताया था, आर्टिकल में क्या होता है, कम से कम वर्ड होते हैं, कम से कम शब्द होते हैं इसमें, और बातें, तथ्य, आंकड़े सारे आ जाएं। यानी कि ऐसे में क्या होता था, जितना हो सके फैलाओ, जितना हो सके बड़ा करो ऐसे को, तभी मार्क्स मिलेंगे। जब हम पढ़ते थे उस समय, अपने समय की बात को बता रहे हैं, तो कहा जाता था कि जितना बड़ा लिखोगे उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कहा जाता था। तो हम खूब लिखते थे, खूब जितना माइंड में आया खूब बना बना के 3-3 पेज भर देते, 4-4 पेज भरे थे हमने, क्योंकि हमारे माइंड में एक ही रील थी कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन बेटा अब ऐसा नहीं है, आर्टिकल में ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल में क्या होता है, कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए लेकिन बातें ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। शब्द कम से कम हो, बातें ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। जितना हो सके शॉर्ट हैंड में लिखिए, लेकिन समस्याएं पूरी आ जानी चाहिए उसमें। ये है बेटा लेख। तो समझ गए होंगे। चलिए चलते चलते बेटा एक बार और शेयर कर दें, फिर क्लास को शुरू करते हैं। देखिए तो आ चुका है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, द प्रॉब्लम माने समस्या और पॉल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण की समस्या हैज बिकेम हो चुकी है वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा गंभीर, टुडे माने आज। तो कह सकते हैं कि आज प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, बन चुकी है। क्या कहेंगे, प्रदूषण की समस्या आज बहुत ज़्यादा गंभीर बन चुकी है या फिर हो चुकी है। क्लियर है। एक बार फिर देखते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की समस्या, हैज हमारी एच भी है, चुका चुकी लगाएंगे, बिकेम माने हो चुकी है, वेरी माने बहुत, सीरियस माने गंभीर, टुडे माने आज। तो कह सकते हैं कि आज जो है प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। वही सेंटेंस हैं, सेंटेंस को थिंक करिए, सोचिए, अंग्रेजी बना दीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा बेटा। ठीक, समझ गए होंगे बात को। चलो आगे देखते हैं। मैन हैज, मैन मिस मनुष्य कह सकते हैं, आदमी कह सकते हैं, हैज मिस चुका चुकी आ गया फिर दोबारा। इंटरफेयर्ड क्या कर चुका है, हस्तक्षेप कर चुका है। टू मच माने बहुत ज्यादा, क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा। इंटरफेयर क्या होता है, हस्तक्षेप। यानी मैन हैज इंटरफियर्ड टू मच, यानी कि मनुष्य बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर चुका है विद नेचर, किसके साथ, प्रकृति के साथ। यानी मनुष्य प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर चुका है, किया है। ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया है। अब हस्तक्षेप कर रहा है, पता है आपको, धकाधक पेड़ों की कटाई की जा रही है, धकाधक पृथ्वी की खुदाई की जा रही है, ऊपर भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, माहौल खराब। नीचे तो किया ही जा रहा है, फैक्ट्री लगाई जा रही हैं, कारखाने खोले जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा नहीं कर रहा मनुष्य। तो मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए, विद नेचर प्रकृति के साथ, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप। एज ए रिजल्ट क्या होता है बेटा, परिणाम स्वरूप। एक एक शब्द का आपको मीनिंग बताएंगे, जिससे कि जब आप इसको याद करें तो आपको किसी समस्या या परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, विच जिसमें इंक्लूड मिले हुए हैं यानी शामिल हैं, पर्यावरण जिसमें शामिल हैं, एयर, वाटर, सॉइल, ईटीसी। यानी कि उसको क्या किया, उसने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया है, किसमें, पर्यावरण में, जिसमें मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, एयर, हवा मिली हुई है, पानी है और मिट्टी, ईटीसी आदि। इसके साथ जिसमें ये चीज मिली हुई है उसके साथ उसने बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया है। चलो आगे चलते हैं। हैज बीन पॉल्यूटेड, क्या हो चुके हैं, दूषित हो चुके हैं। यानी ये चीजें क्या हो चुकी हैं बेटा, दूषित हो चुकी हैं। इफ यदि, एनवायरमेंट यदि पर्यावरण, इज पॉल्यूटेड, ऑल सॉर्ट ऑफ, यदि एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण इज प्रदूषित यानी दूषित हो जाएगा, ऑल सॉर्ट ऑफ सभी प्रकार से, यानी पर्यावरण सभी प्रकार से दूषित हो चुका है, हो गया है, लाइफ, सॉर्ट ऑफ लाइफ
यानी कि पर्यावरण से जीवन के सभी प्रकार क्या हो चुके हैं, दूषित हो चुके हैं। जैसे किसका, मनुष्य का जीवन दूषित हो चुका है, एनिमल्स जानवरों का हो चुका है, एंड वेजिटेशन वनस्पति, वनस्पति भी तो बेटा दूषित हो चुकी है। तो क्या है, पर्यावरण में सभी प्रकार से जैसे मनुष्य है, जानवर हैं, वनस्पति हैं, सभी दूषित हो चुके हैं। इज अफेक्टेड क्या है, प्रभावित किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि यदि पर्यावरण इज दूषित या पर्यावरण आपका दूषित है, ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ, जीवन में सभी प्रकार से मैन, एनिमल एंड वेजिटेशन इज अफेक्टेड, प्रभावित किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि इस प्रदूषण ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य का जीवन, जानवरों का जीवन और वनस्पतियों का जीवन क्या किया है, प्रभावित किया है। तो मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्रमशः क्या होता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, क्रमशः द प्रीसियस गिफ्ट। कैसे, प्रीसियस मींस होते हैं अनमोल, अनमोल उपहार, क्रमशः अनमोल उपहार ऑफ नेचर, किसके, प्रकृति के। यानी प्रकृति के जो अनमोल उपहार हैं आर बीइंग डेस्ट्रॉयड, क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, नष्ट हो रहे हैं। एंड ह्यूमन लाइफ, और मनुष्य का जीवन, इज माने है बीइंग शॉर्टेंड, क्या होता जा रहा है, और मनुष्य का जीवन छोटा होता जा रहा है। शॉर्टेंड मींस क्या होता है, छोटा होना। यानी मनुष्य का जीवन कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। बाई पॉल्यूटेड एयर, किसके द्वारा, दूषित हवा के द्वारा। वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं। एंड अनहेल्थी वाटर, और बेटा अस्वस्थ पानी को पीते हैं। अनहेल्थी माने अस्वस्थ, हेल्थी माने स्वस्थ, और अन लग गया तो उल्टा हो गया। अनहेल्थी वाटर पीते हैं, अनहेल्थी वाटर वी ड्रिंक, हम पीते हैं। यानी कि जो अशुद्ध वायु है उसको हम लेते हैं और अशुद्ध पानी को हम पीते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो जीवन है वो कैसा होता जा रहा है, मनुष्य का जीवन छोटा होता जा रहा है। किससे, अशुद्ध वायु और अशुद्ध पानी को पीने से। ठीक, तो बेटा ये आपका पहला स्टैंजा मान लीजिए हो चुका है, और इसको पढ़िए, कोई समस्या हो इसमें बताइए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक बार पढ़ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कोई समस्या हो तो बताइए। आपसे कहा है कि 90 प्लस के पार ले जाएंगे तो ले जाएंगे, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और बेटा आप भी अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। जैसे कि वो चांद के पार ले गया था, और बेटा हम आपको 90 प्लस के पार ले जाके दिखाएंगे। बस आप बने रहिए। चलिए बेटा, नो प्रॉब्लम, क्लियर है, बहुत अच्छे अलकामा जी, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। मुकीम भी आ चुके हैं, हाँ जी, हम अंकित भाई, नो प्रॉब्लम, ठीक ठीक, बहुत अच्छे। चलिए बेटा बीच बीच में बेटा वीडियो को लाइक शेयर करते रहें ताकि कोई समस्या हमें भी ना हो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, देयर आर मैनी काइंड्स, देयर आर मैनी काइंड, बहुत सारे प्रकार होते हैं ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के, सच एज, जैसे, यानी प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैं आपको बता दूं बहुत सारे होते हैं, कम से कम दसियों बैठ जाएंगे मैं आपको गिनाऊंगा तो। लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें एक आर्टिकल लिखना है, और आर्टिकल के हिसाब से जो मुख्य रूप से 3 आपके जो पॉल्यूशन हैं उन्हीं को आपको याद रखना है। जैसे पहला है आपका एयर पॉल्यूशन, दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, तीसरा है नॉइज पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो मेरी बात समझ, इसमें सॉइल प्रदूषण भी होता है, शामिल होता है। लेकिन हमें क्या लिखना है बेटा, हमें तो केवल आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल का मतलब क्या होता है, कम से कम शब्दों में टॉपिक को लिखा जाए, समझाया जाए और सामने वाले की समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो पहला है आपका बेटा एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड, वायु प्रदूषण ज़्यादातर, मोस्टली में क्या होता है, ज़्यादातर, कॉज्ड कारण बनता है बाय द स्मोक
किसके द्वारा? धुएं के द्वारा कमिंग आउट, जो बाहर निकलता है, द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप, ईटीसी। यानी वायु प्रदूषण ज्यादातर कारण बनता है किससे होता है? जो चिमनियों से, फैक्ट्रियों की चिमनियों से, मिल्स से और कार्यशालाओं से जो धुआं बाहर निकलता है। एक बार फिर समझिए, वायु प्रदूषण ज्यादातर जो फैक्ट्रियां हैं उनसे धुआं बाहर निकलता है, मिल्स हैं उनसे धुआं बाहर निकलता है, फैक्ट्रियों की चिमनियां होती हैं, और आपका जो कार्यशालाएं होती हैं उनसे धुआं बाहर निकलता है। उस धुएं से क्या होता है? हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। बात समझ गए होंगे? यानी कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है? वायु प्रदूषण। तो किससे होता है? वायु प्रदूषण ज्यादातर फैक्ट्रियों की चिमनियों, मिल्स और कार्यशालाओं आदि से जो धुआं बाहर निकलता है उनके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मिल्स प्रोड्यूसिंग, मिल्स जो होती हैं वो पैदा करती हैं केमिकल्स। क्या बनाती हैं? वो रसायन बनाती हैं, वो केमिकल्स बनाती हैं। एंड एसिड, और क्या बनाती हैं? तेजाब बनाती हैं। यानी कि जो मिल्स, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां कह सकते हैं, उनमें क्या बनाया जाता है? उनमें बेटा केमिकल्स बनाया जाता है, एसिड बनाया जाता है, तेजाब बनाया जाता है। गिव आउट सच ए फॉल स्मेल, और उससे क्या आती है? उससे बाहर एक बदबू निकलती है। फॉल स्मेल मीन्स क्या होती है? बदबू कह सकते हैं। उनसे क्या निकलती है बेटा? उनसे एक बदबू निकलती है, एक स्मेल निकलती है। दैट इट बिकेम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ, और जिसमें सांस लेना भी बड़ा मुश्किल होता है, जिसमें सांस लेने में बड़ी कठिनाई होती है। यानी कि जो मिल्स होती हैं उनमें क्या बनता है? केमिकल बनता है, और क्या बनता है बेटा? एसिड बनता है, और उसमें से बड़ी बदबू आती है, और उस बदबू में सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है। एयर पॉल्यूशन में कॉज, और एयर पॉल्यूशन से क्या होता है? कारण बनती हैं। किसका कारण बन सकती हैं? लंग्स डिसीज, फेफड़ों संबंधी जो बीमारी होती हैं वो बेटा किससे होती हैं? एयर पॉल्यूशन से होती हैं। अस्थमा की बीमारी किससे होती है? एयर पॉल्यूशन से होती है। आई फ्लू किससे होता है बेटा? वो भी एयर पॉल्यूशन से होता है। और हेडेक, इसे तो आप देखते होंगे, ये भी बेटा किससे होता है? एयर पॉल्यूशन से होता है। आप शहर में जाएं और जहां पर थोड़ी गंदी बदबू आ रही हो और आपकी नाक के अंदर गई नहीं और सिर में दर्द शुरू हुआ नहीं, आपने इस चीज़ को फील किया होगा। तभी तो क्या करते हैं? नाक पर रुमाल लगा लेता है कोई, नोज पर, कोई हाथ से बंद कर लेता है कि बड़ी बदबू आ रही है। अगर बदबू अंदर चली गई तो सिर दर्द शुरू हो जाएगा, हेडेक शुरू हो जाएगा। बात समझे? तो बातें बिल्कुल सही हैं बेटा, सिर्फ इनको समझना है, याद करना है और एग्जाम में लिखना है। और कोई आदमी आपसे पूछता है तो उसको बताना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लोगों को समझाना है कि इससे कितना नुकसान होता है, क्योंकि जब तक कोई समझेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं। हम बताते हैं पानी कम वेस्ट करिए, पानी कम वेस्ट करोगे तो ज़्यादा दिन तक चलता रहेगा, क्योंकि जो स्वच्छ पानी है उसका सीमित भंडार है उसके। हम लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। टॉयलेट में बेटा वो पानी को यूज नहीं करते, टिश्यू पेपर यूज करते हैं। क्यों? उन्हें पता है पानी की वैल्यू। क्योंकि जो विकसित देश हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, और जो विकासशील देश हैं वो नहीं जानते हैं, वो कम समझते हैं। समझते तो हैं, देर में समझते हैं, नुकसान होने के बाद। चलिए अब हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, इस समय हम चल रहे हैं पॉल्यूशन में, तो पॉल्यूशन में ही रहेंगे बेटा। ठीक, चलिए एक बार बेटा इसे पढ़ लीजिए, कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, फिर आगे चलते हैं। समस्याएं जरूर आपकी देखी जाएंगी, समस्याओं के बारे में जरूर सोचा जाएगा। चलिए बेटा, अच्छी बात है, बढ़िया बात है बेटा, एक रिवीजन हो जाएगा आपका। चलो रेखा जी 100% डी है, ठीक। चलिए कोई समस्या नहीं, तेंजा क्लियर है, नाइस, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। चलिए दूसरा है आपका बेटा वाटर पॉल्यूशन। वाटर इज द बेस ऑफ लाइफ। वाटर
पानी पानी जो है, वाटर जो है, पानी इज द बेस, क्या है, आधार है। बेस मीन्स क्या होता है बेटा, सभी जानते हैं फिर भी लिख देते हैं हम, बेस माने क्या होता है, आधार। तो वाटर इज द बेस, बेसिस क्या है, आधार है, ऑफ लाइफ, किसका, जीवन का। यानी कि पानी जो है जीवन का क्या है, आधार है। यानी पानी नहीं होगा तो जीवन बिल्कुल नहीं होगा। और कहा गया है जल ही जीवन है, आपने सुना होगा ये थॉट तो, कि जल ही जीवन है। लेकिन एक थॉट आपने ये भी सुना होगा कि जल ही मृत्यु है, क्योंकि जब बाढ़ें आती हैं तो क्या होता है, बाढ़ें आदमी को मार लेती हैं, पानी में तो मर जाते हैं डूब डूब के। ऐसा एक बार आपने देखा होगा मंजर। तो क्या है, तो जल ही मृत्यु बन गई थी बेटा, लेकिन जल ही जीवन है, ये बात ज़्यादा सही है, आप ध्यान रखना। तो वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन, पानी जो है जीवन का आधार है। बट लेकिन ग्रीड ऑफ मैन, यानी व्यक्ति का जो लालच है, ग्रीड ऑफ मैन यानी लालची व्यक्ति कह सकते हैं, या व्यक्ति का जो लालच है, टू गेट मोर एंड मोर मनी, उसका जो लालच है वो क्या चाहता है, बहुत ज्यादा पैसा चाहता है वो। पॉल्यूट इस, और क्या करता है, इसे गंदा कर देता है, इसे दूषित कर देता है। यानी बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मनुष्य इसको क्या करता है, दूषित कर देता है। द ओनर्स यानी मालिक ऑफ द इंडस्ट्रीज, यानी फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं, डंप बेस्ड मटेरियल, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो बेकार मटेरियल होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ जिसे कहते हैं हम, जो बेकार जो कूड़ा कचरा होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर उसको डाल देते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसको इकट्ठा कर देते हैं। और इन द रिवर्स, और कहाँ फेंक देते हैं, इन द रिवर्स यानी नदियों में। यानी कि जो कंपनियों का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो फैक्ट्रियों का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, उनके जो मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, उस अवशिष्ट पदार्थ को या तो पृथ्वी के धरातल पर इकट्ठा कर देंगे उस गंदगी को, या फिर नदियों में फेंक देते हैं उसे। सो इसीलिए वाटर इज पॉल्यूटेड, इसलिए पानी क्या हो जाता है, इसलिए पानी दूषित हो जाता है। पीपुल यूज, लोग प्रयोग करते हैं, दिस पॉल्यूटेड वाटर, इस दूषित पानी को लोग प्रयोग करते हैं। एंड इनवाइट, और वो बेटा आमंत्रित करते हैं, और वो निमंत्रण दे देते हैं, ए नंबर ऑफ डिसीज, बहुत सारी बीमारियों को। यानी कि लोग इस दूषित पानी का यूज करते हैं, इस दूषित पानी को पीते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, तो क्या करते हैं बेटा, वो बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं। गंदे पानी से नहाओगे बॉडी पर फुंसी हो जाएंगी, खुजली हो जाएगी, खाज हो जाएगी, खुजाओगे बड़ी दिक्कत होती है, ठीक। तो क्या है बेटा, इन बीमारियों को क्या देते हैं, वो निमंत्रण देते हैं। वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, रिजल्ट इन द आउटब्रेक ऑफ कैलोरा, यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन है, रिजल्ट उसके परिणाम से, इन द आउटब्रेक क्या हुआ था, ऑफ कैलोरा, यानी कि हैजा का जो खतरा फैल गया था, इन ए नंबर ऑफ कॉलोनीज इन दिल्ली, यानी दिल्ली की बहुत सारी कॉलोनियों में बेटा इससे क्या फैल गया था, कॉलोरा, यानी कि हैजा की बीमारी फैल गई थी इससे, दूषित पानी को पीने से। कहां पर, जो दिल्ली की कॉलोनी थी उसमें बेटा। आगे, द हिंदूज फ्लोट द डेड बॉडीज ऑफ देयर सेंट इन द होली रिवर, और हिंदू लोग क्या करते हैं, हिंदू लोग जो उनके संत कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, या उनके बुजुर्ग जो बड़े बूढ़े हैं, उनकी डेड बॉडियों को बेटा पवित्र नदियों में बहा देते हैं। क्या करते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट माने बहा देते हैं, डेड बॉडीज माने मृत शरीर को, ऑफ देयर सेंट्स, अपने जो महात्मा लोग होते हैं या अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी बॉडियों को, उनके मृत शरीर को बहा देते हैं इन द होली रिवर, कहाँ, पवित्र नदियों में बेटा उनकी मृत शरीर को बहा देते हैं। और क्या होता है देखिए इससे, द फिश एंड टोरटॉइज, मछलियां और कौन, टोरटॉइज, कछुए, ईट दीज डेड बॉडीज, इन मृत शरीरों को खा जाते हैं। भाई इनको कौन खाएगा, मछली खाएंगे और कछुए खाएंगे। अब किसी चीज बॉडी को हम उसमें बहाएंगे तो बेटा उसमें जो रहने वाले वही तो खाएंगे। अब मान लीजिए कोई पशु मर जाता है तो हम उसको फेंक आते हैं लोग,
और फेंकाने कौन खाता है? जो गिद्ध वल्चर होते हैं वो खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, वही तो खाते हैं उसको। तो ऊपर होगा तो ये लोग खाएंगे और नीचे होगा तो वो लोग खाएंगे पानी में। तो पानी में डेड बॉडीज को वो समझते हैं कि हमने अपने जो हमारे पूर्वज हैं हमने उनको गंगा स्नान करा दिया, लेकिन गंगा स्नान नहीं कराया, हमने उनको जानवरों को खिला दिया। अरे जला दोगे तो क्या होगा? उनकी बॉडी नष्ट हो जाएगी, बढ़िया तरह से उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? मृत शरीर के यानी कि पहले तो कष्ट दिया ही उनको, पहले कष्ट दिया, टाइम से भोजन नहीं दिया, वैसे ही परेशान किया, है ना। अब कैसा कष्ट दिया? जो उनकी बॉडी थी उनको भी किसको खिला दिया? मछली और कछुओं को खिला दिया। तो ये तो और कष्ट हो गया। तो क्या करते हैं बेटा, हिंदू लोग अपनी डेड बॉडीज को बहा देते हैं और इससे क्या होता है? इसे मछलियां और टोर्टोइज खा जाते हैं एंड स्पॉइल द वाटर। और क्या करते हैं इससे? पानी क्या होता है बेटा? पानी गंदा हो जाता है। तो बात समझ गए होंगे। एक बार इसको पढ़ लीजिए, कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, फिर आगे चलते हैं बेटा। क्या जी, बहुत पानी है आपके यहाँ? चलो अच्छी बात है। चलिए भाई, क्लियर है? बिल्कुल बेटा कराई जाएगी पंडित जी, बिल्कुल कराई जाएगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। और अब आपका तीसरा आता है बेटा आपका नॉइज पॉल्यूशन, जिसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। बेटा ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बट लोग समझते नहीं हैं। बहुत डीजे बजाते हैं, खास तौर से बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और अब तो एक सिस्टम और आ गया है कानों वाला, कान में लगाई लीड और बस फुल स्पीड पर बजाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे कान कितना ही सहन कर पाते हैं और उसके लोड को सुनते हैं। तो बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि मत सुनिए, खूब सुनिए, लेकिन इस पॉल्यूशन से बच के रहिए। तो बात समझ में आई? नॉइज पॉल्यूशन। तो देखते हैं इसको बेटा। नॉइज पॉल्यूशन इज डेंजरस, क्या है? एक खतरा है टू लाइफ। किसके लिए बेटा? जीवन के लिए। यानी कि नॉइज पॉल्यूशन इज डेंजरस, एक खतरा है टू लाइफ। किसके लिए? जीवन के लिए। तो जीवन के लिए क्या है बेटा? एक खतरा है। इट इज सेड, यह कहा गया है, डेट नॉइज मोर दैट 80 डेसिबल कॉज डीफनेस। यानी कि 80 डेसिबल से ज्यादा आप सुनोगे तो क्या होगा बेटा? इससे डीफ, इससे बहरापन आ जाएगा। यानी कानों की जो सुनने की जो क्षमता होती है वो बेटा कितनी होती है? वो 80 डेसिबल तो होती है। और इससे ज़्यादा आप सुनोगे तो क्या होगा? कानों के लिए क्या होगा? खतरा, आप बहरे भी हो सकते हैं। एंड अदर डिसीज, और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, इन लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है? द रोर ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की बहुत ज़्यादा गर्जन होती है, वाहनों की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। इज अनबियरेबल, कैसी होती है? वो बड़ी असहनीय होती है, जिसे हम सहन नहीं कर सकते हैं। इफ, यदि वन स्टैंड्स एट सम बिजी सेंटर, यानी कुछ व्यस्त केंद्रों पर देखना, एक स्टैंड जो होता है, एक स्टैंड पर और व्यस्त जो सेंटर होते हैं वहां पर क्या होता है? ही फाइंड्स, वहां देखी जाती हैं, पाते हैं कार्स, बहुत सारी कारें मिलेंगी, स्कूटर्स मिलेंगे, बसेज मिलेंगी, ट्रक मिलेंगे एंड अदर ऑटोमोबाइल्स, और दूसरे वाहन पासिंग, गुजरते हुए, देर माने वहां से गुजरते होंगे विद इन सेकेंड। किसमें? सेकेंडों में। तो बेटा सेकेंडों में बहुत सारे वाहन गुजरते हैं वहां से, और बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? साउंड, बहुत ज़्यादा गर्जन करते हैं वो। तो इससे क्या होता है? इससे बेटा नॉइज पॉल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और ये तो इतना खतरनाक है, मैं आपको बता दूं कि एक बार किसी के कान खराब हो जाए ना, और जो व्यक्ति कम सुनता है उससे पूछना कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है बेटा, उससे पूछना उसे कितना कष्ट होता है। सामने टीवी चल रही है, सिर्फ चित्र दिखाई दे रहे हैं कि वो घूसा मार रहा है, वो मार रहा है, लेकिन बस सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। तो आनंद नहीं आता है जब तक सुना नहीं जाए। तो बेटा इन कानों को बचा के रखिए, इस लीड का कम प्रयोग करें, क्योंकि मैंने
इस लीड से बहुत से लोगों को डीफ एंड डम होते सुना है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि यूज मत करिए, करिए लेकिन लिमिट में करिए। आप खुले उसमें चलाइए, सुनिए, और लोग भी सुने, अच्छा लगेगा। चलिए आगे। देयर इंजन, यानी उनके जो इंजन होते हैं, एंड हॉर्न्स, और उनकी जो हॉर्न होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिएट नॉइज। क्या करते हैं बेटा, वो शोर पैदा करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन, क्या करते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। विच इज हार्मफुल, जो नुकसानदायक है, जो हानिकारक है, फॉर पीपुल्स फिजिकल, लोगों की किसके लिए, शारीरिक, एंड मेंटल हेल्थ, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। यानी वो लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। तो बेटा ये एक बार देख लीजिए नॉइज पोल्यूशन, थोड़ा सा इसमें अब कुछ सुधार हैं, यानी इससे कैसे बचा जा सकता है तो उसके बारे में होगा। अब इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। ठीक ठीक, चलिए बेटा आगे देखते हैं। टू चेक दिस प्रॉब्लम, यानी इस समस्या को रोकने के लिए। टू चेक मीन्स क्या होता है बेटा, रोकना। दिस प्रॉब्लम, दिस पॉल्यूशन, इस प्रदूषण को रोकने के लिए। टू चेक दिस पॉल्यूशन, इस प्रदूषण को रोकने के लिए देयर शुड बी प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको योजना बनानी चाहिए। यानी इस प्रदूषण को रोकने के लिए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको योजना बनानी चाहिए। द डिब्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज, और जो इंडस्ट्री शुड नॉट बी डंप ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ और इन द रिवर्स, और जो कूड़ा कचरा है, जो डिब्रीज है, जो कूड़े कचरे के ढेर हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के धरातल पर और नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। इट शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ सुइटेबल केमिकल, और क्या करना चाहिए, इट शुड बी डिस्ट्रॉयड, इसे नष्ट कर देना चाहिए। द यूज ऑफ सुइटेबल केमिकल, किससे, जो रासायनिक होते हैं, अच्छे रासायनिक होते हैं, उनसे इनको नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि जो भी बेकार चीज़ें होती हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको केमिकल के माध्यम से नष्ट कर देना चाहिए। उन्हें ऐसी खुले में, खुले धरातल पर या नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। देयर शुड बी नो फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, तो देयर शुड बी नो डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो वनों का कटाव ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वनोन्मूलन होता है इसका मतलब। पीपल शुड नॉट डंप डोमेस्टिक वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, और लोगों को जो कूड़े के घरेलू कूड़ा होता है उसका ढेर गलियों में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या होते हैं, जो घर में कूड़ा कचरा निकलता है ना, वहीं गली में ही डाल देते हैं और वहीं घूरा बना देते हैं। तो ऐसा ढेर नहीं करना चाहिए। जो कूड़ेदान होते हैं, जो गली के बाहर कॉर्नर पर खड़े होते हैं, शहरों में तो, गांव में खैर नहीं होता है ऐसा सिस्टम, लेकिन गांव में भी जो कूड़ा कचरा होता है वो गांव से दूर अलग प्रधान के माध्यम से या फिर सरकार के नियमानुसार लोगों को कुछ जगह दी जाती है कि आप अपने घर की गंदगी को यहाँ डालोगे, जिसे घूरा कहते हैं। गांव के लोग इस बात को समझते होंगे। तो वहाँ पर वो अपनी गंदगी को डालते हैं और कुछ समय बाद उस गंदगी को खेतों में डालते हैं, जिससे फर्टिलाइजर बन जाता है, वो एक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में क्या करते हैं, वहीं गली के नुक्कड़ पर ही उसको डाल देते हैं कूड़े को। वहाँ मक्खियाँ बैठती हैं, बहुत गंदी गंदी मक्खियाँ बैठती हैं, उससे बीमारी फैलती हैं। तो बट लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको देखा है मैंने कि शहर में क्या होता है, गलियों के जो बाहर कॉर्नर होता है वहाँ पर कूड़ेदान खड़े होते हैं। उन कूड़ेदानों में उस सामान को डालना चाहिए, जिससे कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। We should remain akin to nature, check on growth on population, और क्या करना है बेटा, हमें जनसंख्या को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए।
चेक ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना चाहिए। ऑल्सो नेसेसरी टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, जिससे कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसे रोका जा सके। ऑफ द एनवायरमेंट, किसमें? वातावरण में, जो पर्यावरण है वहाँ पर जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए क्या करना है बेटा? जनसंख्या को कम करना चाहिए, रोकना चाहिए उसको, जनसंख्या को। चलिए बेटा, यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। बताइए, देखो ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। और बेटा इसको अच्छी तरह से आपको याद करना है, क्योंकि हो सकता है कि सन 2023 में बेटा आपको देखने को मिल जाए ये। कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, कीपिंग रखना चाहिए इन माइंड, अपने मस्तिष्क में, द सीरियस, गंभीरता को, ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या की गंभीरता को अपने दिमाग में रखना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसको? भारत सरकार को इस गंभीर समस्या को अपने दिमाग में रखना चाहिए, यानी भारत सरकार को इस समस्या को अपने दिमाग में रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट टू कंट्रोल पॉपुलेशन, और इस प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार को विभाग बनाने चाहिए, कार्यालय बनाने चाहिए, यानी कि इस समस्या को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? डिपार्टमेंट बनाने चाहिए, इसके विभाग बनाने चाहिए। द पीपुल ऑफ द कंट्री, देश के लोगों को, द पीपुल ऑफ द कंट्री, देश के लोगों को शुड ऑल्सो कोऑपरेट, क्या करना चाहिए? सहयोग भी करना चाहिए विद द गवर्नमेंट, किसके साथ? सरकार के साथ, यानी कि देश के लोगों को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। तो बेटा ये था आपका आर्टिकल, जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। मैंने पहले बताया था कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा बेटा? ये 10 मार्क्स का आएगा, इसलिए उसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है।